नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निकाय कर्मचारियों की प्रदेश के विकास और स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार निकाय कार्मिकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने पूर्व की सरकार पर सियासी हमला भी बोला। पर्यावरण मित्र कल्याण कोष की स्थापना तथा पर्यावरण मित्रों की पदोन्नति के लिए पर्यवेक्षक पद पर किए जाने का प्रस्ताव भी शासन में आ गया है, उस पर भी विचार चल रहा है। इतना ही नहीं, हमने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय के संविदा कर्मचारियों का वेतन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का भी काम किया, जैसा आप सबको पता है। इसी प्रकार देखिए, कांग्रेस पार्टी के समय में वन टाइम सेटलमेंट कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नियुक्तियों का लाभ नहीं मिल पाता था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उनको लाभ मिलना चाहिए, भाइयों बहनों, क्योंकि वो कभी इस दिशा में नहीं सोचा उन्होंने। देश की आजादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक एक ही पार्टी का देश के अंदर शासन रहा है और उसमें से भी 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारते हुए मृतक आश्रित नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य निर्णय नहीं था, ये महत्वपूर्ण निर्णय था। ये निर्णय जब हम ले रहे थे तो ये सोचकर नहीं ले रहे थे कि ये काम है, ये प्रशासनिक फैसला है, सुरेंद्र जी, जोशी जी, इसलिए नहीं ले रहे थे कि ये प्रशासनिक निर्णय है, ये सरकारी काम है, ये निर्णय लेना है, बल्कि हमारे पूरे दिलो दिमाग में बात थी कि ये हमारे उन भाई बहनों के जीवन से, उनके बच्चों से जुड़ा हुआ फैसला है और ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय था। क्योंकि जब किसी के परिवार का पूरा भरण पोषण करने वाला, पूरा परिवार चलाने वाला, उनका सहारा जब छिन जाता है तो उस समय में सरकार का कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है उस परिवार को हिम्मत देने का। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उस परिवार के साथ खड़ी हो और खड़ी होकर उस परिवार को आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी सहायता है वो सहायता उनको मिलनी चाहिए और हम उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे। ये सरकार ने अपने फैसले से ये सिद्ध किया है भाइयों बहनों। इसके अलावा हमने लंबे समय से चले आ रहे उपनल कर्मियों को नियमितीकरण की मांग को पूरा करते हुए 10 वर्ष की सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के निधन पर उनके जोड़ी देहरादून स्थित आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने इस दौरान उनके परिजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना की। सीएम ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अधिकारियों को प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार चलाकर अवांछित और हुड़दंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में डोईवाला ब्लॉक के उपखंड शिक्षा अधिकारी धनवीर बिष्ट को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नेपाली फार्म क्षेत्र में एक निजी स्कूल की आरटीआई अनुदान संबंधी धनराशि के बदले रिश्वत मांगी गई थी। मामला सरकारी फाइल निपटारों में घूसखोरी से जुड़ा हुआ है। की गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निजी स्कूल की आरटीआई अनुदान संबंधी धनराशि के बदले मांगी गई थी रिश्वत। आपको बता दें कि डोईवाला ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी धनवीर बिष्ट को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, धनवीर बिष्ट को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ऐसे में उनके ऊपर कितनी घूस का आरोप है और क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, सतर्कता सेक्टर की ट्रैप टीम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए डोईवाला के प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी धन सिंह बिष्ट तथा ऋषिकेश की स्कूल की एक संचालिका पुष्पांजलि शर्मा को 1 लाख रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता के गंगा वैली जूनियर हाई स्कूल में आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों की प्रतिपूर्ति बिल पास कराने की आड़ में घूस मांगी गई थी। जी, आपको बता दूं कि विजिलेंस ने केमिकल युक्त नोटों के साथ नियोजित जाल बिछाया और रकम लेते ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया और उनके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की लिए कार्रवाई की जाएगी। जी खुशबू, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और इसी क्रम में केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी। यात्री सिर्फ आधिकारिक पोर्टल के जरिए अपनी सीट बुक कर सकेंगे, जिसका संचालन IRCTC की ओर से किया जा रहा है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इस साल हेली सेवाओं के संचालन के लिए 8 कंपनियों को अनुमति दी है, जो शटल सेवा के जरिए श्रद्धालुओं को केदारनाथ तक पहुंचाएगी। अभी हम लोगों की आज IRCTC के साथ मीटिंग है और हम जल्दी ये ट्राई करेंगे कि हमारी ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो जाए और ये ऑलमोस्ट 10 अप्रैल के आसपास स्टार्ट होने की संभावना लग रही है मुझे। और जो ऑथेंटिक वेबसाइट है या जो आधिकारिक वेबसाइट अगर हम बात करें तो वो heliyatra.irctc.co.in रहेगी और इसी से टिकट्स लिए जाने का मेरा यात्रियों से अनुरोध रहेगा। अगर किसी अन्य माध्यम से कोई सोशल मीडिया पे टिकट या फेक टिकटिंग जैसी कंडीशंस आती हैं तो हम उसको स्ट्रिक्टली डील करेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तरकाशी के यमुना घाटी में जन आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। यमुना घाटी होटल एसोसिएशन समेत यात्रा से जुड़े विभिन्न संगठनों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया है। बैठक में संगठनों के पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने एक स्वर में यात्रियों की सीमित संख्या को समाप्त करने की मांग उठाई। इसके साथ ही जगह जगह लगाए जाने वाले अनावश्यक RTO, चेक पोस्ट, गैस सिस्टम और बैरियर सिस्टम को न लगाए जाने की भी मांग की गई। संगठनों का कहना है कि इन व्यवस्थाओं के कारण न केवल यात्रियों को परेशानी होती है बल्कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के दिन से ही पूर्ण बंद किया जाएगा, जिससे चारधाम यात्रा प्रभावित हो सकती है। हमारा यमुना घाटी का संपूर्ण संगठन बड़कोट में एक निर्णायक बैठक के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारा मुख्य ये सरकार को विदित है कि चारधाम यात्रा पे जो आपने सीमित संख्या की बाध्यता रखी है उसको समाप्त करें और आपने जो जगह पे जो है चारों धामों में गेट सिस्टम, बैरियर सिस्टम, RTO चेकपोस्ट लगाई गई है, इसको समाप्त करें और चार धाम की यात्रा सुगम सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो और इस चारों धामों पे जो लाखों लोग निर्भर हैं, युवा जो पलायन को रोक रहे हैं, सारी चीजें चार धाम यात्रा पे निर्भर है, इसको जो है बिल्कुल सुगम चलने दीजिए। ये हमारी मीटिंग अभी 23 मार्च को उत्तराखंड सचिव महोदय के सम्मुख हुई है और वहां पे भी हमने यही मांग रखी है कि सीमित संख्या और गेट सिस्टम बैरियर ये सारी बाधाएं आप समाप्त करें। तो महोदय ने हमें लास्ट में इसका जवाब दिया कि ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही घोषणा करेंगे तब जाके ये सारी बाधाएं हटेगी। तो हमने वहां स्पष्ट शब्दों में महोदय को अवगत कराया कि अगर सरकार ये बाधाएं नहीं हटाते हैं तो हम अपने होटल बंद रखेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ने ये सारी बंदिशें समाप्त नहीं की है। और ये हम सारे, ये नहीं है कि होटल ही है, पूरा यमुना घाटी के सारे संपूर्ण संगठन साथ में है और सरकार का विरोध होगा। आप धामी हटाओ, चार धाम हटाओ। आज जो संयुक्त एक बैठक ली गई होटल एसोसिएशन के द्वारा यमुना घाटी की, तो काफी समय से संघर्षशील है होटल व्यवसायी व्यापारी। जैसा कि सबसे बीच में एक तो जो है सीमित संख्या का जो सभी की मांग है उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। दूसरा जो जगह जगह चेक पोस्ट है, क्योंकि आज सभी ने यह निर्णय लिया है कि अगर ये दोनों मांगे नहीं होती है तो यात्रा का जो प्रथम दिन होगा
उस दिन सारे होटल व्यवसाय और संपूर्ण व्यापार मंडल जो है बंद रहेगा। मेरा सरकार से ही गुजारिश है कि आने वाली जो यात्रा है वैसे लड़ाई के कारण काफी बाधित हुई है। अगर ये सीमित संख्या और चेक पोस्टों को तुरंत इसका शासनादेश नहीं होता है तो पूरा व्यापार मंडल होटल से साथ में संघर्ष है। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 4 धाम है, यमुनोत्री से यात्रा शुरू होती है, आप उसको चारों धाम को एक पटल पे रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि बद्रीनाथ की महत्व अलग है, यमुनोत्री की महत्व अलग है। आप संख्या बाधित करने से महत्व को अलग अलग कर रहे हैं। हम इस पैटर्न को समझने का कभी भी गवर्नमेंट का प्रयास नहीं रहा कि 4 धाम चलती कैसी। जो यात्री है वो 4 धाम के नाम से आता है, बद्रीनाथ और केदारनाथ के धाम से नहीं आता, उनको चारों धाम करना होता है। अगर आप सीमित संख्या 20,000 यमुनोत्री करते हो और 25,000 केदारनाथ करते हो, 5,000 का डिफरेंस कैसे क्रिएट कंट्रोल करोगे? तो हमारी ये मांग है कि चारों धाम को एक पैटर्न पर जोड़ा जाए और उत्तराखंड सरकार जो अभी तक जो पक्षपात कर रही है कैची धाम और 4 धाम के बीच में, उसको खत्म करे और इस चीज को दूर करे। यही हमारी मांग है। आपको बता दें कि बड़कोट में चारधाम यात्रा को लेकर विरोध प्रदर्शन एक बार शुरू हो गया है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन अपना जताना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में होटल एसोसिएशन में नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने सरकार के प्रति होटल एसोसिएशन विभिन्न संगठनों में आक्रोश देखा गया है। यात्रियों की सीमित संख्या को समाप्त करने की मांग उन्होंने उठाई है। जगह जगह अनावश्यक आरटीओ चेक पोस्ट हटाने की मांग की गई। मांगे नहीं मानने पर यात्रा के पहले दिन ही बंद किया गया ऐलान। बड़कोट में एक आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बड़कोट में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीमित संख्या को हटाने की मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में होटल एसोसिएशन में नाराजगी देखी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शांति टमटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति, यमुना घाटी में होटल एसोसिएशन में नाराजगी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले ही होटल एसोसिएशन में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ उनकी मांगे हैं? आज यमुना घाटी में आज जो होटल एसोसिएशन की बैठक देखने को मिली है, इसमें आज जो इन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं पे जो चर्चा करी थी, इन मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले इन्होंने ये रहा कि जो लिमिटेशन अगर चारधाम यात्रा में हट जाती है तो कहीं ना कहीं यात्रा में जो आज तक जो प्रवाहित हो रही थी वो कहीं ना कहीं सुगम हो सकती है। साथ ही होटल एसोसिएशन के साथ व्यापार मंडल, साथ ही मंदिर समिति के लोगों ने भी आज की बैठक में यही बात रखी है कि जहां जगह जगह पे जो बैरिकेड है, आरटीओ के जो चेक पोस्ट है या फिर जो अन्य जो बाधाएं चारधाम यात्रा के जो रूट में देखने को मिल रही है, इन सभी को और साथ ही जो पंजीकरण का जो लिमिट संख्या है, इसको अगर हटा दिया जाए तो इस समय यात्रा का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिल सकता है। यदि सरकार जो व्यापार मंडल या फिर होटल एसोसिएशन या समिति की जो ये बात है ये नहीं मानती है तो इन तीनों संगठनों ने कहीं ना कहीं यात्रा के दिन अपने जो बात न मानने को लेकर पूर्ण प्रतिबंध या पूर्ण बंद रखने का ऐलान किया है। शांति, हमारे से जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लोहागढ़ चंपावत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग के तल्ला चांदमारी स्थित आरामशीन के पास सड़क की बदहाली और अधूरे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोहागढ़ विकास संघर्ष समिति ने अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में एनएच विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताने के लिए सड़क के बीचों बीच जानलेवा गड्ढों पर पौधारोपण किया। समिति का आरोप है कि पिछले 2 महीनों से कलमठ का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिससे टनकपुर से चीन सीमा तक जाने वाले इस अहम मार्ग पर हर समय बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। के साथ हम भी लगातार देख रहे हैं कि ये गड्ढा इतना जानलेवा होगा। मेरे को लग रहा है कि लोहागढ़ विकास संघर्ष समिति ने यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के गड्ढा बना के, और ये थोड़ा तो है ही, थोड़ा 1 इंच और खोद के इसमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पे हो चुकी है। लगातार यहाँ पे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। तो मैं एनएच विभाग से यही कहना चाहता हूँ, लोहागढ़ विकास संघर्ष समिति हमारी अभी आई है, पूरा हमने फीडबैक ले लिया, देख लिया है। अगर यहाँ पे जल्द से जल्द ये गड्ढा नहीं भरा गया तो हम एनएच के खिलाफ भी यहाँ पे उसके ऑफिस के खिलाफ धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता को परेशानी भी हो रही है और हो सकता है आने वाले समय में कोई भगवान न करे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। वो भी जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि वो ये अगर ये इतनी हीला हवाली करते रहेंगे, लेट लतीफी करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम तो एनएच वालों से यही कहते हैं कि ये दोनों काम जल्द से जल्द अति शीघ्र होने चाहिए। लगभग 15-20 दिनों के अंदर अगर नहीं होगी तो दोबारा हम लोग आएंगे और देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।
मैं फिर से बोलूँगा कि हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी हमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से लेके लोहाघाट रोड में भी करीब 4 जगहों से निर्माण कार्य लास्ट 2 महीने से चल रहा है और वो सिर्फ चलते जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, उन्हें जनता की सुविधा से कोई परवाह नहीं है, जबकि ये राजमार्ग है और इसकी व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। सरकार इतने ऐसे लाखों करोड़ रुपए इस रोड पे खर्चा कर रही है। हमने तो ये भी देखा है कि आज जब हमारे यहाँ पर जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर इमरजेंसी फंड से दुनिया भर के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन क्वालिटी का कहीं निशान नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये गड्ढे अगर थोड़ा और खोद लिया जाए तो यहाँ पर हम पेड़ लगा सकते हैं, और हम सच में पेड़ लगाएंगे। अगर नेशनल हाईवे वालों ने अपनी क्वालिटी नहीं सुधारी तो हम जरूर यहाँ पर बैठ के आंदोलन करेंगे। एक तरफ देश भर में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है, जगह जगह लंबी लंबी कतारें में लगकर लोग सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, तो वह इन सब के बीच कॉमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, जहां इसका साफ असर व्यवसाय पर देखने को मिलेगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है, जहां कॉमर्शियल के दाम बढ़ने के बाद भी लोग सिलेंडरों के लिए लाइन में लगे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ने के बाद होटल और रेस्टोरेंट पर खान पीन की सामग्रियों पर महंगाई का असर दिखाई देगा, जिसका असर आम जनता को भुगतना पड़ेगा। दाम बढ़ने को लेकर इंडियन गैस एजेंसी जसपुर के मैनेजर ने कहा कि पिछले महीने कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 1990 रुपये था और अब रेट बढ़ने के बाद 2185 रुपये का सिलेंडर हो गया, लगभग 195 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने कॉमर्शियलों में एक्स्ट्रा तेज में का रेट 1990 रुपये था, और इस महीने जो 1 तारीख को रेट आयुष ने जारी करे हैं वो 2185 रुपये, जिसमें 195 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी देहरादून में रविवार को 2 गुटों के बीच बहस के बाद चली गोली से रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठा, जिसके बाद राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए साफ शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिस पर विपक्ष ने भी तंज कसा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 30 मार्च को रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हुई हत्या के बाद सीएम धामी ने आपराधिक घटनाओं पर कड़ी नजर जताते हुए सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सख्त रुख है। हमारा एक शांत प्रदेश है, शांतवादियों का प्रदेश है, और पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है कि जो अपराधी हैं आसपास के क्षेत्रों के, प्रदेशों के, उनके लिए उत्तराखंड एक बहुत ही सॉफ्ट प्लेस बना हुआ है। तो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है, शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने का निर्देश दिया है, और सत्यापन के माध्यम से उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में, जिले में, मोहल्ले में, कहीं पे भी अगर कुछ ऐसे संदिग्ध लोग आके रह रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है या विभिन्न प्रदेशों से आके उन्होंने इसे अपनी शरण स्थली बनाया है, तो ऐसे में ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस महकमे का भी दायित्व है कि पूरी तरह से वो इसकी गहन जांच पड़ताल करें, सत्यापन करें, और इस तरह की गतिविधियों को करने वालों पर नजर रखें ताकि अपराध होने से पहले अपराधी गिरफ्तार किया जाए और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। बैठक में सीएम ने आला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त आदेश जारी किए हैं। इससे पहले उनके निर्देश पर देहरादून में बीते रोज पूर्व ब्रिगेडियर की हत्या के मामले में कोठालगेट चौकी प्रभारी अशोक कुमार और उप आबकारी निरीक्षक सोबन सिंह को भी तत्काल निलंबित किया गया था। सीएम धामी ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। निर्धारित समय के बाद संचालित हो रहे बार और पब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाए। प्रदेश भर में तत्काल प्रभाव से व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाए। सभी अवांछित और हुड़दंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके बाद पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। दिन हो या रात हो, राजधानी में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है।
बैठक में पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईजी गढ़वाल को देहरादून की कानून व्यवस्था की दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी देहरादून को अधीनस्थ अधिकारियों की स्पष्ट टास्किंग पर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही क्षेत्र में प्रभावी पुलिसिंग बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी स्वयं फील्ड में सक्रिय रहकर चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाएंगे और बैरियर्स पर सघन चेकिंग सुनिश्चित करें। आईजी, एसटीएफ और एसएसपी एसटीएफ को देहरादून में सक्रिय आपराधिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के जनमानस को सुरक्षा देने की दृष्टि से, उत्तराखंड को शून्य अपराध की धरती करार देने की दृष्टि से, देवभूमि की जो अपनी मान्यता है, देवभूमि का जो एक अपनी संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय कदम है और उत्तराखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम की सराहना भी कर रही है। इतना ही नहीं, डीजीपी के साथ ही सत्यापन अभियान के अंतर्गत पीजी और किराएदारों का सघन सत्यापन करने और होम स्टे में संचालित गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही निर्धारित समय के बाद संचालित हो रहे बार और पब पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित समय अवधि के बाद पब, बार और रेस्टोरेंट खुला रहा तो मुकदमा दर्ज होगा। प्रतिष्ठानों में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी। प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का 100% सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। बहुत देर कर दी हजूर, आते आते यही हाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। कानून व्यवस्था जब पट्टी से उतर गई, जब लोगों में भय का माहौल बन गया, तब विपक्ष के दबाव में आज मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और उन्होंने कहा कि अपराधों के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलेगा। जब अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े जो है बेकसूरों पर प्रहार कर रहे थे, बेगुनाह बेटी की गर्दन जो है राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार में काट रहे थे, जब जो है सिल्वर सिटी में गोलियां चल रही थी, जब जो है सुद्धोवाला में बोरे में जो है निर्दोष की लाश मिल रही थी और जिस तरीके से एक निर्दोष जो है सेना के ब्रिगेडियर की जान जो है गई है, आखिर उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है, ये भी मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था। आदेश के बाद सत्यापन अभियान के अंतर्गत पीजी किराएदारों का सघन सत्यापन अभियान करने और होमस्टे में संचालित गतिविधियों की नियमित निगरानी भी पुलिस रख रही है। तो वहीं विपक्ष कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि केवल पुलिस जब जागती है जब शहर में कोई बड़ी घटना हो जाती है, इससे पहले पुलिस सोई रहती है। उन्होंने कानून व्यवस्था को विफल बताया। जब ऑपरेशन प्रहार चलाने की जरूरत थी तब आप ऑपरेशन तोड़फोड़ कर रहे थे और कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे। इस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामियों को भली भांति जानती है। आज कानून व्यवस्था को लेकर के आम जनमानस में भय का माहौल है। आज जो है कोई भी बच्चा घर से निकलने से पहले डरता है, बेटियां निकलने से पहले डरती हैं। उनके मन में ये आशंका रहती है कि ना जाने अगले चौराहे पर कौन उनकी गर्दन काट दे, कहां से गोली चल जाए, वो सुरक्षित भी है या नहीं है। आम जनमानस के मन में जो कानून व्यवस्था के लिए भय का माहौल पैदा हो गया है, उस भय के माहौल से वो बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ कायम होगा, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। ये सही बात है कि पिछले कुछ दिनों से तेजी से अपराध राजधानी में बढ़ रहा है। दिन दहाड़े गोली चल रही है जो वाकई कानून व्यवस्था पर सवाल पैदा कर रही है। उत्तराखंड के शांतवादियों में अशांति फैल रही है और अब ऐसा इस ऑपरेशन के चलने से राजधानी में बेखौफ बदमाशों पर कितनी लगाम लग पाएगी, ये खैर देखने वाली बात रहेगी। राजधानी देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश में अब ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा। ऑपरेशन प्रहार के जरिए जो लोग उत्तराखंड के बाहरी निवासी हैं और जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनका सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही पुलिस उन ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम करेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन प्रहार चलाने के निर्देश भी दिए हैं। हाल फिलहाल में एक के बाद एक जो मामले उत्तराखंड में आए और जिनसे दहशत उत्तराखंड में बढ़ी, खासकर देहरादून में जो दहशत बढ़ी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। तमाम लोगों के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि राजधानी देहरादून के साथ ही पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा सके, क्योंकि राजधानी में एक के बाद एक हुई घटना ने जिस तरह से लोगों को डरा दिया, वो
उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब देखना होगा ऑपरेशन प्रहार के लागू होने से कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या ऑपरेशन प्रहार के चलाए जाने से, ऑपरेशन के चलने से क्या जो राजधानी देहरादून और उत्तराखंड में जो क्राइम रेट बढ़ा है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये अपने आप में कई सवाल हैं। हालांकि अब ऑपरेशन प्रहार शुरू हो जाएगा, अब देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को नियंत्रित किया जाएगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।